हेलो दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम डेली के डेली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ पॉलिटी के, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे यूपीएससी एग्जाम्स में और कई सारे पीसीएस एग्जाम्स जो आप अलग अलग स्टेट्स के अंदर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर विच द फॉलोइंग। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला लॉ कमीशन किसके तहत बनाया गया था। तो ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये तो हो गया इसका आंसर। आइए थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट सच कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1834। 1834 में पहला ये कमीशन बना था। 1834 में कमीशन बनाने के लिए जो चार्टर एक्ट लाया गया था वो लाया गया था 1833 में, जिसके थ्रू क्या हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले। यानी जो चेयरमैन है वो कौन है, लॉर्ड मैकाले, विच रिकमेंडेड कोडिफिकेशन ऑफ द पीनल कोड, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड फ्यू अदर मैटर्स। तो इसी के थ्रू स्टार्ट हुआ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होगा, पीनल कोड क्या होगा, और कई अदर मैटर भी यहाँ पे देखे गए थे। तो ये तो हो गया पहले का। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर। मीन्स मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन कौन किस तरीके से इलेक्ट हुए थे। तो देखते हैं उनके बारे में क्या क्या बात सही है। तो पहला है डायरेक्टली इलेक्टेड। नहीं, आपको मालूम होगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और प्रिंसली स्टेट्स जहां पर थी वहां पर वो नॉमिनेटेड थे। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो योर आंसर इज सी। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ इसको। द मेंबर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड एंड मेंबर फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे वहां से तो लोग नॉमिनेट किए गए थे, एंड जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के लोग थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था। इनडायरेक्टली का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि उनके लिए इलेक्शंस नहीं हुए थे। जब भी कभी इलेक्शन नहीं होते हैं तो उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, उसमें कौन कौन से प्रोविंसेस थे या फिर क्या क्या चीजें उसके अंदर दी हुई थी। तो इसमें देखते हैं, पहला दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स। क्या उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स थे? हाँ बिल्कुल थे। दूसरा है सेफगार्ड्स टू माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लास। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था तो वहां पे माइनॉरिटीज को ध्यान में रखा गया था, डिप्रेस्ड क्लास को ध्यान में रखा गया था और बैकवर्ड क्लासेस को भी, और इनको सेफ्टी प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। तो ये करेक्ट हो गया। थर्ड देखिए, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये बात भी है कि वर्ल्ड पीस यानी पूरे विश्व में शांति बनी रहे और मानवता की भलाई हो, इसकी बात भी बोली गई थी। थर्ड ऑप्शन भी आपको क्या है, करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेन किस तरीके से किया हुआ है। इट हैड प्रोविजंस दैट सेड शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। बोला यह गया था कि हर किसी पर्सन को गारंटी दी जा रही है कि हर किसी की सिक्योरिटी होगी, और जो फ्रीडम होगी वो फ्रीडम किस फील्ड में होगी, थॉट्स की फ्रीडम होगी, एक्सप्रेशन की फ्रीडम होगी, बिलीफ की फ्रीडम होगी, इसके अलावा और कई सारी फ्रीडम इसमें दी गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, इट हैड प्रोविजंस दैट सेड वेयर इन एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका मीनिंग ये है, माइनॉरिटीज में जो है उनको भी सेफ्टी मिलेगी, बैकवर्ड क्लास को भी सेफ्टी मिलेगी, ट्राइबल लोगों को भी सेफ्टी दी जाएगी। इसका मीनिंग ये था कि माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, दोनों लोग क्या है कंट्री में इक्वल है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट हैड प्रोविजन दैट सेड दिस एंशिएंट लैंड अटेंड इट राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। ये बोला गया कि ये भारत की धरती जो बहुत पुरानी है, एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है, इसकी एक गरिमा है, प्रतिष्ठा है, और इस कंट्री को हम लोग पूरे के पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए यूज में लेंगे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी इस तरीके से करेक्ट हो जाता है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीनिंग ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के अलावा उसने और कौन कौन से काम किए। तो बात करते हैं कौन कौन से काम किए। पहला,
इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, हाँ डेफिनेटली जो नॉर्मल लॉज थे उनको चेंज किया गया, उनमें कुछ इनेक्टमेंट किया गया, डेफिनेटली हुआ था। दूसरा है अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये बात भी सही है। नेशनल फ्लैग क्या होगा, नेशनल एंथम क्या होगा, उसको अडॉप्ट किया गया था। देन थर्ड है इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात भी करेक्ट है कि पहले प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम भी इसी में किया गया था। तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, इट मीन्स 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। सिमिलरली आपसे करेक्ट ही पूछा गया है, और ये भी ध्यान रखना है आपको पहले सर्कल कर लेना है कि करेक्ट पूछा गया है फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। कई बार क्या होता है, पूछता है नॉट करेक्ट क्या है, नॉट करेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, इनकरेक्ट क्या है। तो आपको एक बार सर्कल कर लेना है कि पूछा क्या गया है। यूपीएससी ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा खेलता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th डी का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए वो क्या है। वैसे बहुत सिंपल सा ही है कि थोड़ा सा ही देखना कि कब कब यहाँ पे इनेक्ट किया गया, तो फर्स्ट तो आपको मालूम ही है। दूसरा ये है कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग कब लिया गया, तो ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को लिया गया है नेशनल एंथम, और नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया है 22 जुलाई 1947। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया वो है कब, 24 जनवरी 1950। तो ध्यान रखना नेशनल एंथम तो NA प्लस प्रेसिडेंट, नेशनल एंथम और प्रेसिडेंट अडॉप्ट चुने गए थे कब, 24 जनवरी 1950, यानी ये सारे काम एक साथ किए गए थे। बाकी 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। फाइन, ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया था उसमें जो इनेक्टमेंट किए गए थे उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला देखते हैं, ऑन नवंबर, करेक्ट पूछा गया है आपसे तो ध्यान रखना करेक्ट पूछा हुआ है। देखते हैं, ऑन नवंबर 26, 1949 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। नहीं, आपको मालूम ही होगा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ केम इनटू फोर्स नहीं आया था, यानी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ नहीं लिया गया था। कुछ चीजें ली गई थी, बाकी चीजें इसकी बाद में लागू की गई थी। कब लागू की थी बाद में, 26 जनवरी 1950 को, तो ये बाद में ली गई है। तो यहाँ पे ये बात तो गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर रिपील्ड। डेफिनेटली जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 वो भी खत्म हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों को रिपील कर दिया गया था। रिपील यानी होता है खत्म कर देना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो फिफ्थ में आपका आंसर हो गया सेकंड। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। तो सिमिलरली स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हाँ कुछ ही प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। वो कौन कौन से प्रोविजन थे, सिटीजनशिप है, इलेक्शन है, प्रोविजन पार्लियामेंट है, इन सारी चीजों को। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ही, क्योंकि इन दोनों 1935 के एक्ट को और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों को ही रिपील कर दिया गया था। तो ये तो इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ध्यान रखना है करेक्ट पूछा गया है। विद रिगार्ड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है, इट प्रोवाइड दैट इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ। इसका मीनिंग ये था कि अब इंडिया के पास ये पावर आ चुकी है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बनाए हुए किसी भी एक्ट को या किसी भी लॉ को खत्म कर सकते हैं, यहां तक कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी वो खत्म कर सकते हैं। डेफिनेटली बात सही थी, क्योंकि अब इंडिया क्या हो चुका है, सॉवरेन हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। अगला है, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। नहीं, आपको ध्यान होगा गवर्नर जनरल तो उस टाइम थे ही नहीं, उस टाइम थे वाइसराय, तो ये तो हो गया गलत। थर्ड पे आते हैं, दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये भी गलत है, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसने लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी को खत्म कर दिया था, यानी ये थर्ड स्टेटमेंट भी हो गया आपका गलत। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, सिर्फ 1 मीन्स ओनली वन मीन्स 6 में आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला देखते हैं, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर आती है वो पावर आती है किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उससे पावर आती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पावर इससे नहीं आती है। दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद अ प्रियम्बल। ये भी बात गलत है कि यूएसए ने तो पहले बना दिया था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रियम्बल में आइडेंटिफाई किया जाता है, बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है और इसमें क्या इंटरप्रिटेशन बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देन आंसर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया है इसको। तो स्टेटमेंट 1 के लिए जो इनकरेक्ट है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर आती है वो आती है लोगों से, और वो लोग कहाँ के होने चाहिए? इंडिया के, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पावर नहीं आती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, तो जैसे कि मैंने बोला था कि इंडिया से पहले अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? प्रियम्बल था। तो अमेरिका वो पहली कंट्री जहां पे प्रियम्बल था, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने प्रियम्बल बनाना स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उन्हीं में से एक कंट्री कौन सी है? इंडिया। इसके अलावा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ठीक है, तो वो चीज केस से क्लियर होती है, वो होती है केशवानंद भारती केस। काफी इंपोर्टेंट केस है जिसके बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, और हम आपको बताएंगे भी केशवानंद भारती केस क्या था, ठीक है। तो ये हो गया केशवानंद भारती केस, जिसके थ्रू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया इज सोवरेन। तो सोवरेन का मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट इम्प्लाई, की मीनिंग क्या निकलता है सोवरेन का? तो देखते हैं सोवरेन का मीनिंग क्या निकलता है। फर्स्ट देखिए, देयर इज नो अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इट फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। इसका मीनिंग ये है कि इंडिया के ऊपर कोई भी नहीं है, वो अपने सारे के सारे वर्क डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। डेफिनेटली बात सही है, ऐसा है भी। अगला है इंडिया कैन अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और इट कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट। डेफिनेटली ये बात भी सही है कि इंडिया किसी भी जगह को अक्वायर कर सकती है, ठीक है, अपने टेरिटरी का पार्ट को चेंज कर सकती है, टेरिटरी बना सकती है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखिए पूछा हुआ क्या है, करेक्ट आंसर पूछा हुआ है। करेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? बोथ ए एंड 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सोवरेन का मीनिंग क्या होता है? इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी और नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट। इसका मीनिंग क्या है कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, ना तो किसी का डोमिनियन है, ना ही किसी पे डिपेंडेंट है, और जब डिपेंडेंट भी नहीं है, डोमिनियन भी नहीं है, तो अपने सारे के सारे वर्क करने के लिए वो क्या है? फ्री है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वो सारे का सारा काम वो करने के लिए फ्री है। अगला है बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन ईदर अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। इसका मीनिंग ये होता है कि हाँ, अगर इंडिया चाहे तो किसी भी पार्ट को, किसी भी टेरिटरी को वो अक्वायर कर सकता है और उसको इंडिया में मर्ज कर सकता है। इट कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रियम्बल स्टेट्स इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें ट्रू है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की पहले, कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड आर द 4 मेन ड्राइव्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 4 पार्ट नहीं होते। पहली बात तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये अलग चीजें होती हैं। बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया गया था कि जो लोग अच्छी तरह से, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम रिकॉल कर सकते हैं उनको, रेफरेंडम ले सकते हैं, नहीं लोगों से पूछ सकते हैं उनके बारे में, या फिर किसी भी डिसीजन के बारे में रेफरेंडम लिया जा सकता है। इस तरीके से होता है प्लेबिसाइड। तो ये अलग चीजें हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली एंड नॉट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ध्यान रखिए, यूपीएससी में मोस्टली यहाँ पर ओनली आ जाता है, वो चीज गलत ही होती है, क्योंकि कोई भी चीज रिजिट नहीं हो सकती डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। तो ओनली, ऑलवेज, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो वो डेफिनेटली रॉन्ग ही होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए, तो नीदर 1 नॉर 2। इट इज करेक्ट आंसर फॉर 9th क्वेश्चन। देन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड आर द 4 मेन डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली उन कंट्रीज में होती है जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, जहाँ पे लोगों से पूछना इजी होता है और उनके अकॉर्डिंग काम करना इजी होता है, तो वहां पर होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट इंडिया की कंट्री में, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी कंट्री है, वहां पे होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें क्या होगा, पहले पब्लिक कुछ लोगों को इलेक्ट करेगी और वो लोग कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं, लोगों के बिहाफ पर वो डिसीजन लेने का काम करेंगे। तो ये चीज तो यहाँ पर हो गई। स्टेटमेंट 2 जो था वो देखिए, द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस। और जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया है प्रियम्बल में, उसका मीनिंग बड़ा ब्रॉड है। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रॉड सेंस एम्बार्किंग नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमी, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल
डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होती है, जैसा कि प्रेमबल में लिखा हुआ है कि सारी चीजें हर किसी को मिली हुई हैं। देन 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग वर्ड वर एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट टू द प्रेमबल, यानी कहने का मीनिंग क्या है, 42nd अमेंडमेंट से इंडियन प्रेमबल में क्या क्या जोड़ा गया था। इंडियन प्रेमबल का मीनिंग क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबल में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे। तो जैसे कि आप देखेंगे प्रेमबल हर बुक में लिखा हुआ होता है, जो भी एनसीईआरटी आती है या फिर कोई भी बुक आप ले रहे हैं गवर्नमेंट की, वहां पे प्रेमबल आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली एनसीईआरटी बुक जो स्कूल में चलती है उसमें लिखा हुआ होता है, वहां पे ये हाईलाइट भी होते हैं ये वर्ड। कौन कौन से वर्ड है वो, सोशलिस्ट होता है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 3 वर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 आना चाहिए, तो 1, 2 और 4 किसमें दिया हुआ है, सी में। तो डेट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या है। द प्रियम्बल हैज बीन अमेंड ओनली वंस सो फॉर इन 1976 42 अमेंडमेंट। तो आपको ध्यान रखना है 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में हुआ है। और इसके थ्रू कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए हैं, एक है सोशलिस्ट, एक है सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड्स इसके थ्रू जोड़े गए हैं और ये इंडियन प्रियम्बल में अब देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा पॉलिटी का वीडियो। हमें बताइएगा आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके से हम रेगुलरली कुछ क्वेश्चन डालते रहेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लगातार देखते रहिए और साथ ही आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। थैंक यू।